हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स में चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप, जिसमें हम बिजनेस के स्वामित्व के प्रकार पढ़ रहे हैं कि व्यवसाय में स्वामित्व कितने प्रकार का हो सकता है। और लास्ट लेक्चर तक आपको सोल ट्रेड यानी कि एकल व्यापार के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया जा चुका है। आज हम इसका सेकेंड फॉर्म डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हिंदी में संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर हम बात करें तो इसको हम HUF बिजनेस के नाम से जानते हैं। HUF बिजनेस का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, ये बिजनेस जो है ये अपने आप में सबसे पुराना फॉर्म है बिजनेस को करने का। इसका क्या सीन है मैं आपको बता देता हूँ। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे सबसे पहले तो ये बिजनेस केवल और केवल कहाँ किया जाता है, आपके इंडिया के अंदर ही किया जाता है। दूसरा, केवल और केवल हिंदू फैमिलीज़ में ही किया जाता है, हिंदू फैमिलीज़ में, केवल हिंदू परिवारों में ही ये व्यवसाय किया जाता है और केवल इंडिया में ही इस तरह का व्यवसाय चलता है। इस व्यवसाय में जो एक हिंदू परिवार में जो सभी सदस्य होते हैं वो सभी क्या होते हैं, व्यवसाय में स्वामी होते हैं और वो सब मिलके बिजनेस को चलाते हैं। यहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कम से कम आपके पास 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ़ मेम्बर्स कितने हैं? 2। ठीक है, इन जो मेंबर्स हैं इन मेंबर्स के पास एक होगी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को पैतृक संपत्ति बोलते हैं। पैतृक संपत्ति वो होती है जो आपको पूर्वजों से प्राप्त होती है। उस संपत्ति के माध्यम से आप क्या करते हैं, इस बिजनेस को चलाते हैं। ये जो बिजनेस है ये आपको पूर्वजों से ही मिला हुआ होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पर जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स को बिजनेस में भी ऑनर माना जाता है और वो उस पैतृक संपत्ति में बराबर के क्या होते हैं, हिस्सेदार होते हैं। यानी कि मान लो 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और टोटल 10 मेंबर आपकी फैमिली में हैं, तो हर एक जो व्यक्ति है उसका पार्ट जो है वो 2 लाख रुपए का बनता है। ठीक है, यानी कि इस प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए का पार्ट आपका बनेगा। जैसे ही मान लो एक और 11वां आपका पर्सन जो है वो और जुड़ता है, यानी कि एक नए बच्चे ने जन्म लिया आपकी फैमिली में, तो वो भी क्या माना जाएगा, इस बिजनेस में मालिक माना जाएगा। और अब इस प्रॉपर्टी के 10 की जगह 11 भाग हो जाएंगे और उस बच्चे को भी समान रूप से क्या मिलेगा, उसका एक हिस्सा मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से इस बिजनेस को चलाया जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आपकी हिंदू फैमिलीज़ में होता है कि सबसे जो परिवार का बड़ा व्यक्ति होता है, सबसे बड़ा व्यक्ति जिसे हम परिवार का मुखिया कहते हैं, वही सारे डिसीजन लेता है। ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे तरीके हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है बिजनेस के अंदर भी। जो हिंदू फैमिली का आपका बिजनेस है इसमें हिंदू लॉ चलता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इस बिजनेस को गवर्न करता है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो मुखिया होता है, सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति, उसे कहा जाता है कर्ता। और ये जो कर्ता होता है यही सारे काम करता है। मेन बात यही है, इसके लिए इसका नाम करता है, क्योंकि जितने भी डिसीजन करने हैं वो उसी को करने हैं। सारे कामों के बारे में ऑथराइजेशन जो जिसके पास है वो इसी के पास है। ये अपने डिसीजन से सभी काम करता है और कोई भी दूसरा मेंबर इसके डिसीजन का विरोध नहीं कर सकता, ध्यान रखना है। और बाकी सारे के सारे जो आपके मेंबर्स होते हैं उन्हें को पर्सीनर्स कहते हैं। को पर्सीनर्स को हिंदी में सह समांशी कहा जाता है। सह समांशी यानी कि आगे इस सबसे जो एल्डेस्ट पर्सन है, सबसे जो बड़ा व्यक्ति है, उससे नीचे जितने भी महिलाएं, पुरुष या बच्चे होंगे वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, को पर्सीनर्स माने जाएंगे। और इन सब का एंसेस्टर प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा होगा। क्लियर? सारे के सारे डिसीजन कौन लेगा, कर्ता लेगा। उसके हिसाब से सारे के सारे फैमिली मेम्बर इस बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अगर इसको डिफाइन किया जाए कि HUF बिजनेस क्या होता है, तो HUF बिजनेस इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच एन अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली ऑपरेट एन बिजनेस इन कंट्रोल ऑन कर्ता
बाई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं हिंदू नेटवर्क फैमिली के, वो क्या करते हैं, एक कर्ता के नियंत्रण में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के आधार पे उस बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो पैतृक ख्याति का लाभ है वो भी आपको प्राप्त होगा, यानी कि पूर्वजों ने बिजनेस चलाया, उसकी एक गुडविल बनी हुई है, वो गुडविल आगे दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ पर जो मेंबरशिप है उसके लिए आपको कोई कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए कोई आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। यहाँ पर मेंबरशिप लेने का सबसे सिंपल या सबसे टफ बोल लो एक मेथड है। मेथड ये है कि यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर जन्म लेना ज़रूरी है। आप इसमें फैमिली में पैदा हो जाते हो तो हाथों हाथ ही आपको क्या मिल जाएगी, मेंबरशिप मिल जाएगी। और ये मेंबरशिप कब तक चलेगी, जब तक आपकी 3 पीढ़ियाँ खत्म नहीं जाती, यानी कि 3 पीढ़ियों के बाद तक आपकी चलती है। जैसे ही चौथी पीढ़ी आएगी वैसे ही आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, यानी कि आप कर्ता पद से या सह समांशी के पद से हट जाओगे। आपको फैमिली में तो जगह मिलेगी लेकिन बिजनेस के अंदर आपका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा। क्लियर। तो इस तरह से सिंपल जो फैक्टर्स हैं इनके बारे में बात कर चुके हैं हम। अब हम डिस्कस करेंगे इसके नेचर्स के बारे में। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी फॉर्मेशन, कि इस बिजनेस का निर्माण कैसे किया जाएगा। तो देखो बिजनेस का निर्माण करना काफ़ी इजी है। बिजनेस का निर्माण करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें ज़रूरी है। पहली बात तो 2 तो मेंबर होने चाहिए आपके पास, और साथ में क्या होनी चाहिए आपके पास, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि पैतृक संपत्ति होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बिजनेस के ऊपर आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। क्लियर। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे लायबिलिटी के बारे में। तो लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, यानी कि जो लॉसेस हैं, जो हानियां हैं, जो खर्चे हैं, जो दायित्व हैं, वो कैसे चुकाए जाएंगे। तो इसका आंसर ये है, मैंने आपको सोल ट्रेड के अंदर पढ़ाया था कि वहाँ पर केवल अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मैं आपको बता दूँ इस बिजनेस के अंदर 2 तरह की लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है, यानी कि सीमित दायित्व भी होता है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है, यानी कि असीमित दायित्व भी होता है। सीमित दायित्व कौन का होता है, देखो सीमित दायित्व होता है को पर्सनर्स का, यानी कि सह समांशी किसी भी टाइप में, किसी भी समय में जब बिजनेस में लॉस होगा तो केवल उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, यानी कि पैतृक संपत्ति में जितनी उनकी भागीदारी है उतने तक ही क्या करेंगे, वो अपने जोखिम का, अपनी हानियों का, अपने दायित्व का भुगतान करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सारे डिसीजन कौन ले रहा है, कर्ता ले रहा है, इसीलिए बचा हुआ सारा का सारा लॉस कर्ता को चुकाना पड़ेगा। अगर कर्ता अपने हिस्सेदारी से उसको नहीं चुका पाता है तो उसकी जो पर्सनल असेट्स है, जो उसने बिजनेस से कमाया, वो भी उसको क्या करना पड़ सकता है, उन लॉसेस को पूरा करने के लिए जमा कराना पड़ सकता है, चुकाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वही होती है कि बिजनेस को लॉसेस को पूरा करने के लिए पर्सनल असेट्स काम में आए, उसे हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी बनेगी, कर्ता की, और लिमिटेड किसकी बनेगी, को पर्सनर्स की। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। नंबर 3 कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता। और देखो बिजनेस को एक रेगुलर बेसिस एक्टिविटी या कंटिन्यूस एक्टिविटी बोला जाता है, और कंटिन्यूस एक्टिविटी के अंदर आप ये जानते हैं कि बिजनेस को लगातार चलाना ज़रूरी होता है। इससे पहले जो हमने सोल ट्रेड पढ़ा था वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर जो आपका बिजनेस था उसकी जो एक्सिस्टेंस है वो मालिक से जुड़ी हुई थी, ऑनर से जुड़ी हुई थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या था कि अगर मान लो मालिक को जेल हो गई, मालिक पागल हो गया, दिवालिया हो गया, मर गया, बीमार हो गया, कोई भी कंडीशन जो उसकी एब्सेंस क्रिएट करे, वहाँ पर बिजनेस में कंटिन्यूटी क्या हो रही है, उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूटी में कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मान लो आपके फैमिली मेम्बर्स में डिसीजन कौन ले रहा है, कर्ता ले रहा है। अब क्या होगा, कर्ता रिटायर हो गया या फिर कर्ता मर गया, तो फैमिली के अंदर जो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन होगा उसको क्या बना दिया जाएगा, कर्ता बना दिया जाएगा। और जो बिजनेस को होल्ड करता है, कंट्रोल करता है, वो है, तो बिजनेस को कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने तुरंत ही क्या कर दिया, नेक्स्ट कर्ता जो है उसको अपॉइंट कर दिया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बिजनेस के डिसीजन रेगुलर चलेंगे और बिजनेस का ऑपरेशन रेगुलर चलेगा। तो कंटिन्यूटी है यहाँ पर। पता चला चौथी पीढ़ी आ गई,
तो हमने ऊपर वाले सबसे एल्डेस्ट पर्सन को क्या कर दिया, रिटायर कर दिया। तो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन जो है, जिसको तीसरी पीढ़ी ही है अभी, उसको हमने क्या बना दिया, कर्ता बना दिया, तभी आपका बिजनेस रन होगा। तो ऐसी कंडीशन में कंटिन्यूटी होगी, ध्यान रखना है आपको। सोल ट्रेड में कंटिन्यूटी नहीं थी, यहाँ पर कंटिन्यूटी होगी, क्योंकि यहाँ पे कर्ता बनाने की आपके पास मेथड है, आप तुरंत ही दूसरा कर्ता रख सकते हैं। क्लियर। नंबर 4 पे हम बात करेंगे कंट्रोल के बारे में। कंट्रोल, बिजनेस पर जो नियंत्रण होगा वो किसका होगा, कर्ता का, क्योंकि कर्ता ही कौन है, हेड है। फैमिली का भी हेड है और बिजनेस का भी हेड है। कोई भी डिसीजन जो बिजनेस से रिलेटेड होगा वो कर्ता करेगा, और यहाँ पर कोई भी को पर्सनल उसके बारे में ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। उसके डिसीजन से, कर्ता के डिसीजन से सारे के सारे को पर्सनल क्या होंगे, प्रभावित होंगे। क्लियर। और लास्ट है नंबर 5 पे माइनर मेंबर। माइनर मेंबर, माइनर का मतलब होता है अवयस्क और मेंबर का मतलब होता है सदस्य। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो माइनर मेंबर होता है उसकी फैसिलिटी आपके HUI बिजनेस में ही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि कोई भी माइनर किसी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, यानी कि वो इतना समझदार नहीं होता, वो इतना वयस्क नहीं होता, उसका जो सेंस होता है वो इतना डेवलप नहीं होता कि वो ये सोच सके कि मुझे इस काम को या इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के क्या लाभ हैं और क्या दोष है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि कोई भी एक माइनर किसी भी बिजनेस में एक लीगल ऑनर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर इसके बारे में भी प्रोविजंस हैं, क्योंकि फैमिली बिजनेस के अंदर आपके फैमिली या हिंदू लॉ चलता है, और हिंदू लॉ सभी पे लागू होता है, फैमिली मेम्बर्स पे। तो यहाँ पर माइनर को भी मेंबर बनाया सकता है, ध्यान रखना है आपको। जबकि दूसरे बिजनेस में कोई भी माइनर मेंबर नहीं हो सकता, ना किसी कंपनी में, ना कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इस तरह से। क्लियर। तो ये आपके माइनर मेंबर जो होता है, इसकी फैसिलिटी भी कहाँ होती है, आपके HUI बिजनेस के अंदर होती है। क्लियर। तो ये सिंपल कंसेप्ट था HUI बिजनेस का, जिसके बारे में आपने इसके सिंपल फैक्टर्स के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, 5 आपको समझ में आए होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।